Hello and welcome to World Student Scope. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3 from class 12th. तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जहां पर चार्जेस रेस्ट में थे, बट अब हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस इन मोशन. ठीक है, फाइनली चार्ज जो है वो मूव कर सकता है, अब वो रेस्ट में नहीं होगा. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर फिजिक्स. ओके, तो माय नेम इज ललित गौतम एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो अभी तक हम चार्ज की बात कर रहे थे और चार्जेस हमें पता है कि रेस्ट पर थे. ठीक है, पहले दो चैप्टर्स में, और उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई चीज चेंज ना हो या फिर कांस्टेंट रहे. ठीक है, सो इसे हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. And now we are going to start studying about charges in motion. अब अगर चार्ज मूव करेगा तो वो दो तरह से मूव कर सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या फिर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है. ठीक है, सो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी. यहां पर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, बट जब चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो तब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा, आई गेस चैप्टर नंबर 4th. ओके, जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर पिक्चर में आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस मूव करेंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, हम जानते हैं कि जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगता है. फील्ड जो है एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है. पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो जब फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज भी होगी. लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कांस्टेंट वेलोसिटी की ही बात करेंगे. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, यानी कि चार्ज एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन स्टिल वो जो वेलोसिटी होगी वो उसकी कांस्टेंट ही रहेगी. ये हम देखेंगे इस चैप्टर में. काफ़ी बड़ा सा ये चैप्टर है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो लेंदी चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप कुछ भी नहीं है. हम एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते अगर हमारे पास करंट या पावर कट हो जाए, सो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है. दैट मीन्स इंपॉर्टेंट तो ये है हमारी लाइफ में, और इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th के अंदर. आपको पता होगा करंट कब बनता है, जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन सिर्फ चार्जेस मूव कर रहे हैं उससे हमें कैसे पता लगेगा करंट कितना है, करंट कितना ज्यादा है. जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर करंट होता है, वाटर के अंदर भी होता है वाटर करंट. यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की. ठीक है, सो वाटर करंट का मीनिंग होता है कि कितना ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में. मतलब एक पॉइंट से, एक एरिया से अगर मैं ये देखना स्टार्ट करूं कितना ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है. सिमिलरली अगर मैं किसी एरिया से, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं इस एरिया से ये देखना स्टार्ट करूं कि कितना ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्वांटिटी अगर मैं देखता हूं चार्ज की, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज यहां पर फ्लो कर जाएगा, सो दैट थिंग विल बी करंट. वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही होगी इलेक्ट्रिक करंट. तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेट. ठीक है, कितनी स्पीड से मतलब करंट जा रहा है, एक तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, अब हम यहां पर देखिए, जब करंट हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए. करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से. ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर करंट, ये आपको पता होगा. और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, देखो कितना चार्ज फ्लो कर गया है अपॉन में कितने टाइम में. सो आई विल राइट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से. ठीक है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो करता है,
दैट मीन्स वो आई करंट वहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं 10 मिनट तक इसको देख रहा हूं, ऐसे लगातार मैं इसको देख रहा हूं कि कितना चार्ज यहां पर फ्लो कर गया, ठीक है, तो टाइम हो गया 10 मिनट्स और मैंने देखा कि कितना चार्ज वहां पर गया टोटल, ठीक है, टोटल 10 मिनट्स में। सो वो चार्ज की वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इस कंडक्टर से इतना करंट यहां से पास हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंस्टेंट पर वो करंट की वैल्यू सेम ही रही हो। लेट्स से मैंने कैलकुलेट किया, करंट आया 2 एम्पियर्स, ठीक है, करंट आया 2 एम्पियर, तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक सेकेंड पर, हर एक मोमेंट पर वो करंट की वैल्यू एक्चुअल में 2 एम्पियर ही रही हो सकता है किसी मोमेंट पर 5 भी रही हो सकता है किसी मोमेंट पर 1 एम्पियर भी हुआ हो करंट, यानी कि करंट चेंज भी कर सकता है। जैसे हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, अब अगर हम किसी बस में जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम 200 किलोमीटर्स ट्रेवल करके, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, बट दैट डजंट मीन कि हम एक्चुअल में 50 किलोमीटर पर आवर से ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो सेम लॉजिक यहां भी लगेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम करंट यहां पर रहा हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो ये एक्चुअल में आपको क्या बताता है, एवरेज करंट बताता है, ठीक है, दिस इज एवरेज करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है वो काफी ज्यादा होगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स, मतलब इवन अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी काफी ज्यादा टाइम है, ठीक है। जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट जानना है ना, यानी कि किसी भी एक मोमेंट पर आपको करंट जानना है, तो हम डिफाइन करते हैं आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, यानी कि उस इंस्टेंट पर कितना करंट है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमें क्या करना होगा, ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर देना होगा, ठीक है, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैं देखूंगा कि कितना चार्ज यहां से फ्लो किया। सो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dt, dt का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम पीरियड है वो, ठीक है, और उसमें कितना चार्ज फ्लो कर गया, dq, ऑलराइट। सो dq बाय dt, दिस विल बी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये होगा हमारा dq अपॉन dt। अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वी विल यूज डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, ओके। सो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये चार्ज मैं मान लेता हूं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है वही डायरेक्शन भी हो जाती है करंट की, ठीक है, यही डायरेक्शन है करंट की। लेकिन अगर यही चार्ज क्या होता है, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तब भी करंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हम करंट की कंसिडर करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो अगर करंट की डायरेक्शन होती है तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है या तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? सो योर आंसर विल बी नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो स्केलर भी नहीं होती है, करंट इज एक्चुअली अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं करंट होती है टेंसर क्वांटिटी, बट क्योंकि हम टेंसर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते नहीं है 11th और 12th में, सो ये शायद हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको नजर आ जाए टेंसर क्वांटिटी, सो यू विल ऑब्वियसली टिक दिस वन, टेंसर क्वांटिटी इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर आपको स्केलर और वेक्टर में से पूछा जाता है कि करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है, सो यू विल आंसर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन तो है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हाँ करंट इस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, बस ये इतना ही है, ठीक है। उसके अलावा ये कोई भी वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता है। अगर दो ब्रांच है, ठीक है, दो वायर्स है, यहाँ से कुछ करंट आया, यहाँ से कुछ करंट आया, सो जो आगे जो करंट जाएगा वो दोनों का सम हो जाएगा। लेट्स से दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर। सिंपल एलजेब्रा जैसे होता है, नंबर्स जिस तरह से ऐड हो जाते हैं वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल लॉजिक यही है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पर हम वेक्टर उसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट का देखो फॉर्मूला हमने क्या कहा, करंट इज एक्चुअली चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है, COULOMB, कूलम्ब अपॉन टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड, और इसी को हम क्या कह देते हैं? एम्पियर कह देते हैं, ओके। सो 1 एम्पियर इज व्हाट? 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है।
जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, सो आई विल से कि 1 एम्पियर करंट है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन है, क्योंकि एम्पियर क्या है, एम्पियर या फिर करंट को अगर हम कहते हैं तो वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनमें से करंट भी एक होती है। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज नहीं है, करंट को फंडामेंटल माना गया, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर मैं किलोग्राम कह रहा हूं तो 1 kg क्या है, ठीक है, वो डिफाइंड है। सिमिलरली 1 एम्पियर क्या है वो भी उन्होंने डिफाइन किया है, और वो डेफिनेशन कहां से आती है, जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम एक बार दोबारा से 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि जब इतना चार्ज और इतने सेकेंड में अगर फ्लो कर जाए तो 1 एम्पियर होगा वो करंट, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है 1 एम्पियर किसे कहा गया है, वो डेफिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज एसआई यूनिट। और करंट का ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कैसे नेचर की है, मतलब स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और सही आंसर होगा टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर या फिर टेंसर दोनों ही यहाँ पर सही है। चलिए, करंट इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई चार्ज हमें पता है मूव कर रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, और अगर कोई चार्ज सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज Q और वो इस तरह से एक सर्कल में घूम रहा है, तब भी वो करंट बनाएगा, ऑब्वियसली वो मोशन में है, और मोशन में तो करंट बनना चाहिए, ठीक है। सो कितना करंट यहाँ पर होना चाहिए, लेट्स से दिस इज R, रेडियस यहाँ पर हम R कंसिडर कर लेते हैं, और ये एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है, लेट्स से T टाइम उसको लग रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो सिंपली हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर करंट का फॉर्मूला क्या होगा कि करंट होगा चार्ज पर यूनिट टाइम, वैसे तो, ठीक है, यानी कि चार्ज Q फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम T। अब ये टाइम जो हम वो कैसे निकालेंगे, अगर यहां पर ये मान लीजिए करंट ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, यानी कि वो सर्कुलर मोशन में है विद वेलोसिटी v, और कितने बड़ा सर्कल बना रहा है वो रेडियस r का, ठीक है। सो ये जो टाइम है इसको मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट मैं इसको स्पीड कह देता हूं। सो इट विल बी 2 पाई r अपॉन v, ये बन जाएगा, ठीक है। v यहां पर वेलोसिटी है, सो टाइम को हम यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल बी चार्ज अपॉन टाइम को देखिए 2 पाई r अपॉन v आना चाहिए, वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी, और यहां पर होगा ये करंट। तो मतलब आप यहां भी करंट निकाल सकते हैं इस तरह से, ज्यादातर यही होगा कि आपको स्पीड गिवन होगी, ठीक है, कि चार्ज जो सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड तो आपको पता है, रेडियस कितनी बड़ी वो सर्कल बना रहा है वो भी आपको पता है। सो आपको टाइम वो एग्जैक्टली बताएगा नहीं कि वो एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, वो नहीं बताएगा, ठीक है। सो यहां पर आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना चार्ज अपॉन उसका एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम क्या है, वो बन जाएगा करंट यहां पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव कर रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वी विल सी वन क्वेश्चन। अब ये जो फॉर्मूला हमने देखा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प, ओके, इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। ऑलराइट, तो हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है 1 मिनट में, वो हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, ओके। अगर करंट इतना है, सो आई नो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला मुझे पता है। करंट मुझे यहां पर गिवन है, कितना है 300 मिली एम्पियर। एम्पियर तो बहुत बड़ा करंट हो जाता है, मतलब 1 एम्पियर तो यूजुअली हमारे जो अप्लायंस होते हैं हमारे आसपास, मतलब उनमें 1 एम्पियर तक का करंट मतलब आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मतलब 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारी जगह पर तो मिली एम्पियर से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज 300 मिली एम्पियर, कितना चार्ज फ्लो कर गया वो मुझे निकालना है। टाइम मुझे गिवन है, देखो 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो आई विल राइट, यहां पर मैं टाइम सेकंड्स में ही यूज करूंगा। चार्ज क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, चार्ज विल बी 300 मिली का मतलब होता है देखो 10 की पावर -3 है ना, और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, सो यहां पर ये 3 जीरो होंगी और ये 10 की पावर -3 है,
ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 6 18। और किस में आना चाहिए आंसर, देखो ये मैंने मिली का फैक्टर कन्वर्ट कर लिया, ये भी सेकंड में है, सब कुछ जब है एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं तो चार्ज अपनी एसआई यूनिट में आना चाहिए, दैट मीन्स कूलम्ब, ठीक है। सो 18 कूलम्स का चार्ज यहां पर फ्लो कर गया, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपसे नंबर पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 2000 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये जो चार्ज होगा, ठीक है। अब सीधा सा गिवन आपको लैंप का क्वेश्चन है, तो लैंप मतलब हमारा एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है। तो वायर्स के अंदर क्या फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये चार्ज फ्लो कर गया, इतना चार्ज 18 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है। लेकिन ये चार्ज किसकी टर्म्स में फ्लो किया, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, दैट मीन्स ये चार्ज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है, ठीक है। सो यहां पर n मुझे फाइंड आउट करना है, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। सो दिस इज कूलम, वो कैंसिल हो जाएंगे, और n जस्ट एक नंबर है, वो निकल जाएगा, क्या होगा वो 18, तो ये है, और 1.6 × 10⁻⁻19 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में हो गया ये 10⁻⁻19, और अब इसे सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10⁻+19 बन के ऊपर चला जाएगा, 18 × 10⁻+19, और नीचे क्या है देखो 1.6 है। सो 1.6 अगर आप इसको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो वो कितना होगा, अगर ये 2 होता तो यहाँ पर 9 आ जाता ना, बट ये 2 से भी कम है, तो दैट मीन्स लेट्स से 11 के आसपास आ जाएगा, 10 11 कुछ भी, 12 भी आ सकता है, चलो 12 लिख देते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आंसर आएगा, 12 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो देख रहे हैं इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए सिर्फ किसमें, 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, 12 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तब जाके भी हमें कितना करंट मिला है, 300 मिली एम्पियर, मतलब तब भी हमारा करंट मिली एम्पियर्स में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जब होता ही इतना कम है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कम चार्ज है, तो हमें अगर करंट चाहिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ही फ्लो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सो दिस इज योर आंसर, n इज 12 × 10⁻19। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं करंट के फॉर्मूला पर बेस्ड, ठीक है। अभी हमने देखा एवरेज करंट निकालने का तरीका, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा हमने, dq/dt, ये लिखा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन जैसे कैसे आ सकता है, अगर हमें चार्ज जो q है वो गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वो हमें गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। लेट्स से यहां पर अगर मैं लिख दूं 4t² + 3t, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया अपनी मर्जी से, 4t² + 3t। अब ये टाइम का एक फंक्शन है, यानी कि अगर मैं जानना चाहता हूं 1 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो करे, तो मतलब ये आ जाएगा, आप टाइम की वैल्यू को डाल दो 1, अगर आपको 2 सेकेंड्स पर जाना है तो टाइम की वैल्यू को डालो 2, मतलब हर अलग अलग टाइम पर चार्ज की वैल्यू भी यहां पर चेंज हो रही है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट, अब जब कितना चार्ज फ्लो करे यही चीज अगर चेंज कर रही है तो करंट की वैल्यू भी चेंज करेगी, करंट कांस्टेंट तो नहीं होगा, है ना। सो करंट कैसे हम निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, तो यहां पर चार्ज को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ऑलराइट। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट d/dt, मतलब डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, 4t² + 3t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता है ना। सो ये हो जाएगा 2 आगे, 4 2 हो गया 8 × t + 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, राइट, क्योंकि टाइम अकेला मतलब t की पावर में कुछ है नहीं, 1 ही है बस। सो 8t + 3, दिस इज योर करंट। अब आप किसी भी इंस्टेंट पर देखिए करंट जान सकते हैं, ठीक है। यहां पर टाइम की वैल्यू को डालो 0, t को अगर मैं 0 डालता हूं तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर मैं t को डालता हूं 1, सो 8 + 3 हो जाएगा 11, यानी कि 11 एम्पियर्स करंट। तो मतलब आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए t = 0 पर जानना है, t = 1 पर जानना है, t =
5 पर जानना है, किसी भी टाइम पर मैं आपसे पूछूं, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज किया, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का ही हमने मेथड यूज किया है। सो t इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू क्या है, करंट है सिर्फ 3 एम्पियर के इक्वल, जब 1 है तो करंट कितना है 11 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है, और जब 5 है तो 8 5 40 प्लस 3 कितना हो गया 43, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 43, ठीक है, वो यूनिट जो भी हो सकती है, एम्पियर, मिली एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे इंस्टेंटेनियस करंट पर अगर क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ओके, तो डिफरेंशिएट करना आपको ऑलरेडी आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमसे पूछ लिया जाए करंट, अगर हमें गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि चार्ज बता दो, ठीक है, अगर यानी इसका रेसिपी होगा, अगर जैसे मुझे करंट गिवन होता कि ये करंट है और मुझे बताओ कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो करंट गिवन है, आपको चार्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब मुझे तो पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, पूछा क्या है, देखो चार्ज के बारे में पूछा है, तो डी क्यू बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इज इक्वल टू, ये तो I है ही, तो डी टी को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो डी क्यू बन जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय डी टी, और अगर मुझे देखना है कि कितना चार्ज फ्लो कर गया तो डी क्यू को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। सो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है अगर हमसे चार्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, और करंट एज अ फंक्शन आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पर अब ये फंक्शन ही तो है 8t + 3, अब अगर इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस से मिल जाएगा, है ना, टाइम का पावर एक इंक्रीज कर दो, उसी से डिवाइड कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वे में हमारा फंक्शन आ जाएगा चार्ज के लिए, और फिर जितने भी टाइम पर आपसे पूछा गया कि इस टाइम पर चार्ज बताओ तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से हम चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प से, ओके। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट को जानने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आज के लेक्चर में हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेसिकली जो हम क्लास 10 में आपने पढ़े भी हैं, ठीक है। सो ओम्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ के बिना तो कंप्लीट हो नहीं सकती है। सो ओम्स लॉ को डिस्कवर किया था, कंप्लीट नेम जो है जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, साइंटिस्ट का, जर्मन ये फिजिस्ट हुए 1828 में। अब इन्होंने ओम्स लॉ डिस्कवर कर दिया था बहुत टाइम पहले, मतलब 1828, मतलब बाकी करंट एग्जैक्टली कैसे बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ नहीं पता था, बट स्टिल उन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर कर दिया था कि करंट ज़्यादा बनता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के अक्रॉस आप ज़्यादा रखोगे, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम रखते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। जैसे वाटर के अंदर होता है, अगर हम हाइट में डिफरेंस ज़्यादा रखते हैं तो अगर ऊपर से नीचे वाटर गिर रहा है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी, यानी कि जितना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर से मतलब वाटर फॉल करेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पर करंट के लिए। अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके एक एंड पर आप कुछ वोल्टेज लगाएंगे, लेट्स से, ठीक है, V1, दूसरी तरफ आप वोल्टेज लगाएंगे V2, ठीक है, तो दोनों फेसेस पर आपने कुछ ना कुछ वोल्टेज लगाई और इस तरफ मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ फ्लो करेगा, हमेशा हाई पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल हाई होगा से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जैसे वाटर फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, सेम वे में करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट हमेशा फ्लो करेगा। तो ये तो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बहुत बाद में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल सी चीज हो चुकी है कि करंट और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। सो उन्होंने ये बताया कि अगर जितना ज्यादा हम ये पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, चलो V1 और V2 की बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स से दिस इज पोटेंशियल V और यहां पर इसको हमने ग्राउंड ही मान लो, यानी कि 0, ठीक है। सो जितना ज्यादा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम रखेंगे उतना ही ज्यादा करंट हमें यहां देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो डिपेंडेंस है ये उन्होंने बताई, ठीक है, ये सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर प्रोपोर्शनल है तो यहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट हम ले आते हैं एज अ रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया रेजिस्टेंस R, मल्टीप्लाई होगा किससे, करंट से, तो ये हमारा
ओम्स लॉ बन जाता है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा भी है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हम बार बार बोलते हैं, तो यही है वो ओम्स लॉ, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट ऐड किया, रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि कांस्टेंट क्या है। अब इस पूरी सिचुएशन में जब मैंने वोल्टेज को चेंज किया, करंट इंक्रीज कर गया, सेम क्या रहा, सेम रहा ये कंडक्टर। क्या चीज चेंज नहीं हुई, कंडक्टर नहीं बदला, ठीक है। तो इस कंडक्टर की ही एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस हमने उसको नाम दिया क्योंकि मतलब ये बेसिकली जितना ज्यादा, मतलब अगर आप यहां से देखेंगे ये आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, अगर यही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो करंट को बहुत कम होना पड़ेगा। मतलब मान लो हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस हमने 100 वोल्ट क्रिएट करके रखा है, ठीक है, और आर की खुद की वैल्यू ही 90 या फिर कुछ मान लीजिए 50 है, 50 मान लेते हैं, 50 किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो करंट को क्या होना पड़ेगा, अब इक्वल होना चाहिए, तो करंट हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस ही हमारा 100 के इक्वल हो जाए तो करंट हो जाएगा 1। यानी कि जैसे जैसे इस आर की वैल्यू को 100 वोल्ट ही पोटेंशियल चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैं रेजिस्टेंस को भी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। एक बार के लिए मैंने एक बार ये कंडक्टर यूज किया मटेरियल, फिर कोई दूसरा मटेरियल उठा दिया जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब ये हमें समझ में कैसे आया कि हम इसको नाम रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है, उस चीज के बारे में हम बात करें। तो जैसे ही हमने मटेरियल को चेंज किया, जिसके लिए कांस्टेंट वैल्यू भी बदल गई, ठीक है, नया मटेरियल है तो उसकी नई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू 100, तो हमने देखा करंट भी बदल गया और करंट कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये कांस्टेंट जो है ये आर, ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि अगर ये जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, ठीक है, करंट उतना ही कम होना पड़ेगा करंट को, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जितना बढ़ेगा तो ये उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो वहीं से हम इसका नाम रखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये करंट को रेजिस्ट ही करता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे करंट को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी तो देखो कंडक्टर की ही है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से मतलब बेसिकली वो क्या करता है, अपना चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, चार्ज के फ्लो को कह लो या फिर करंट के फ्लो को वो अपोज करता है, ठीक है। सो अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो ये जो डेफिनेशन बन जाएगी रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है, हमने ओम्स लॉ के अंदर लिखा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और अगर आपका मटेरियल सेम रहता है, ठीक है, तो हम R को क्या लिखेंगे, देखो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो अगर आपका मटेरियल सेम है, आप ये मेरा मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, ठीक है। सो जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस करूंगा उतना ही ज्यादा इससे करंट फ्लो करेगा। तो अगर ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, रेशियो सेम रहेगी, क्योंकि जब तक मैं इस मटेरियल को ही चेंज ना कर दूं, इसकी जगह पर कोई और दूसरा मैं कंडक्टर उठाकर ना ले आऊं, तब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो आर डजंट डिपेंड अपॉन V एंड I। ऐसा हमने कैपेसिटर के अंदर भी पढ़ा था कि कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन V आ जाते हैं, लेकिन वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। सेम लाइक दिस, ठीक है, यहां पर भी V और I पर ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है क्या, रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ये तो याद होगा आपको, यूनिट होती है ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, हम ओमेगा जैसे ये सिंबल बना देते हैं ओम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओम, तो मतलब ये होगा हमारा रेजिस्टेंस की यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 100 ओम हो सकता है या फिर 100 किलो ओम हो सकता है, ठीक है। सो किलो का मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस है, 10 की पावर 3 का फैक्टर यहाँ पर लग जाएगा, दिस इज सिंपली 100 ओम्स, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा किसी भी मटेरियल का, सो दैट मीन्स वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है चार्ज के फ्लो को, ठीक है। सो इस तरह से हम यूनिट को यूज करेंगे। यहाँ पर ये फैक्टर किलो ओम्स हमें काफी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात अगर हम सोचकर देखें, रेजिस्टेंस जो है अगर मैं सेम मटेरियल भी रखता हूं तो क्या चेंज नहीं होगा। लेट्स से ये आयरन की रोड है, ठीक है, तो आयरन की रोड है, अगर मैं इससे बड़ी एक आयरन की रोड ले आता हूं तो उसका रेजिस्टेंस भी हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। मटेरियल सेम है, आयरन आयरन का ही बना है, लेकिन जैसे हमने उसका साइज चेंज किया, ठीक है, तो भी रेजिस्टेंस चेंज कर जा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट, तब भी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है।
एग्जैक्टली सेम मटेरियल सेम शेप अगर आप यूज करते हैं तब तक वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे आपने उसकी शेप को भी चेंज कर दिया तब भी रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, कैपेसिटर भी अगर शेप चेंज कर दो डायमेंशंस से भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। सेम वे में यहाँ पर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ा अगर मटेरियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अपोज करने की पावर होगी। ठीक है, मतलब वो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना है, क्योंकि अब हमें तो क्या करना है, हमें इनको अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस में यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम एक सर्किट बना रहे हैं, कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, अब ये वायर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इनके साथ में, तो इनमें कोई ना कोई मटेरियल यूज़ हुआ है, कॉपर, जैसे कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो कॉपर ही क्यों यूज़ किया गया। अब उसका रेजिस्टेंस देखा होगा उन्होंने उस टाइम पर कि अच्छा इसका रेजिस्टेंस कम होता है ना, हमें चाहिए कि जो करंट को आसानी से पास करने दे, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए कॉपर को यूज़ कर लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक आयरन बनानी है, अब आयरन बनानी है तो मतलब ऐसा मटेरियल चाहिए जो अपोज करे, करंट को क्या करे, अपोज करे, ताकि वो क्या बनेगा, करंट जब उससे पास करेगा तो वो हीट में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना, और आयरन हमारा काम कर देगी। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन ये आपको देखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन पर आप कब देखेंगे जब आपको उस मटेरियल का रेजिस्टेंस पता होगा। ठीक है, तो वैसे तो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, और सेम मटेरियल का भी रेजिस्टेंस अलग हो सकता है अगर आपकी उसकी शेप या साइज डिफरेंट हो, राइट। तो हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब हम यहां पर अब बात करेंगे वैसे रेजिस्टिविटी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब शेप पर वो कैसे डिपेंड कर सकता है। लेंथ पर बात कर लेते हैं पहले, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ। ठीक है, मतलब लेंथ के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ये हम देखते हैं। चलो, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से, जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया A है। सेम ऐसा ही दूसरा मटेरियल भी मैं यूज कर रहा हूं, सेम कंडक्टर, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, अब यहां से मैं कितना करंट पास कर रहा हूं, करंट पास कर रहा है यहां पर I। ठीक है, करंट I यहां पर पास कर रहा है, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस को कितना है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों फेसेस के बीच में। ठीक है, तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट I पास करेगा। सेम यहां पर भी करंट कितना पास कर रहा है, करंट I ही पास कर रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों फेसेस के अक्रॉस भी कितना है, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल सेम है, करंट भी आप सेम पास करवा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा V। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, इस तरह से, ये हो गई हमारी फर्स्ट रोड, और फिर हमने लगा दिया सेकेंड रोड। ठीक है, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे एंड टू एंड, यानी कि ये एक तरह से सीरीज में जुड़ गए हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए, जैसे हम रेजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे भी सही। सो अब टोटल लेंथ हो गई, ये लेंथ L थी और ये लेंथ भी कितनी है, L है। सो टोटल लेंथ इज नाउ 2L। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम है। तो अब हमने देखा कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट I देखो यहां भी फ्लो कर रहा है, करंट I यहां भी फ्लो कर रहा है। जब इतनी लेंथ के अक्रॉस करंट I फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का। यहां पर भी कितना होगा, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि टोटल अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दोनों के अक्रॉस, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतने कंडक्टर के अक्रॉस देखता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो V के इक्वल है, और इस पार्ट के अक्रॉस देखेंगे तब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो भी V वोल्ट निकल कर आएगा। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल नाउ बी इक्वल टू 2V। ठीक है, वो 2V के इक्वल हो जाएगा, लेकिन करंट कितना पास कर रहा है, करंट इज सेम। इस सिचुएशन में करंट सेम रहा, करंट इज सेम, तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। करंट इज सेम यानी कि करंट I के इक्वल है, तो जो नया रेजिस्टेंस है R डैश, वो देख लेते हैं क्या होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, V अपॉन I करना पड़ेगा, यानी कि नई हमारी जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस 2V डिवाइडेड बाय करंट। करंट तो सेम रहा है यानी कि करंट इज I। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते थे, यहां पर जो R रेजिस्टेंस था वो V अपॉन I के इक्वल था, और यहां पर भी R रेजिस्टेंस V अपॉन I के इक्वल है। सो V अपॉन I को मैं लिख सकता हूं R, दैट मीन्स R डैश इज 2 टाइम्स ऑफ R।
तो ये चीज अब हमें समझ में आ गई कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ठीक है, इतने टुकड़े की वैल्यू क्या थी रेजिस्टेंस की, सिर्फ आर वैल्यू थी, इसका भी रेजिस्टेंस क्या था, आर के इक्वल था। अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि लेंथ इंक्रीज हुई है, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया इज सेम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं यहां से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। ठीक है, तो ये हमारा यहां से रिजल्ट हमें मिल गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सिमिलरली अब हम देखते हैं एरिया के साथ। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया। तो एरिया के लिए आप कैसे कंसीडर करें, फिर से एक कंडक्टर आपको लेना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, हम इस बार क्यूबॉइडल सा ऐसा कंडक्टर मान लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये कंडक्टर है, ओके। ठीक है, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, और इससे हम करंट कितना पास करवा रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं आई, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, इन दोनों फेसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। सो यहां पर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। ये तो हो गया इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ना इस तरह से इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से यहां पर बना लेते हैं हम अपना कंडक्टर, सेम कंडक्टर है, ऑलराइट, सेम ही कंडक्टर है, लेकिन हमने उसको कट कर दिया इस तरह से, यानी कि जो एरिया था टोटल एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आधा आधा बच गया। ठीक है, नाउ दिस एरिया इज a बाई 2 एंड दिस एरिया इज ऑल्सो a बाई 2। ठीक है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन से करंट तो सेम ही पास कर रहा है, करंट कितना जा रहा है यहाँ पर, करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है, लेकिन वो करंट अब आप देखेंगे वो आधा करंट यहां से आ रहा है और आधा करंट यहां से आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप इसके हाफ पार्ट में देखेंगे तो करंट कितना होगा, आई बाई 2। ठीक है, दोनों मिलकर करंट आई दे रहे हैं और आई बाई 2 करंट यहां से भी आ रहा है। ठीक है, तो करंट यहां पर बेसिकली डिवाइड हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों फेसेस के अक्रॉस सेम रहा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर सेम रहेगा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, वो सेम रहेगा। तो अब इस हाफ पार्ट का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, R डैश इज इक्वल टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि V डिवाइडेड बाय जितना करंट उस हाफ पार्ट से फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई बाई 2, तो आप यहां पर यूज करेंगे आई अपॉन 2। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ आता है तो वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 बा आ जाएगा सामने, और ये बचेगा V अपॉन आई। V अपॉन आई की वैल्यू है हमारा रेजिस्टेंस R, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ R। तो हमने देखा इस बार हमने क्या किया, एरिया को हाफ किया, एरिया को कम किया, लेकिन रेजिस्टेंस डबल हुआ। ठीक है, तो एरिया को डिक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पर जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन कंक्लूड कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नाउ आई कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज रिजल्ट। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, साइन अभी प्रोपोर्शनैलिटी का ही है, लेंथ अपॉन एरिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमें यहां पर लेकर आना होगा। वही कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो। ठीक है, सिंबल हो जाता है रो इनटू लेंथ L डिवाइडेड बाय एरिया A। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, अभी देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये कांस्टेंट है, इनटू लेंथ L डिवाइडेड बाय एरिया A। तो रेजिस्टिविटी अब कैसे पता करें, रेजिस्टिविटी क्या चीज है, रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस के ही इक्वल। कब हो जाएगी इक्वल, अगर ये लेंथ और एरिया यहां पर ना आए, इनको हम किसी तरह से भगा सकें यहां से। कैसे होगा वो, लेंथ को भी 1 कर दो और एरिया को भी 1 कर दो। ठीक है, दोनों को 1 कर देते हैं, लेंथ और एरिया को इफ ऐसा लिख देते हैं, इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट लेंथ हो गई, 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट ही एरिया हो गया।
ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हो गई 1। उस टाइम पर मैंने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो रो के इक्वल है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो रो के इक्वल है। सो मैं कह सकता हूं कि जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी वो क्या है तो रेजिस्टेंस, लेकिन किसका रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ इतनी हो एरिया इतना हो, या फिर आप इसको वॉल्यूम में अगर लिखेंगे तो 1 मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ और एरिया से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो मुझे पता है जितना बड़ा मैं आयरन को इंक्रीज करता जाऊंगा, मतलब आयरन रोड को बढ़ाता जा रहा हूं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करोगे तो आप आयरन कभी भी देख लो, ठीक है, एक 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा जो होगा आयरन का, उसका रेजिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। तो रो एक्चुअल में एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट का ही काम करता है, लेकिन हमें पता है कि वो डायमेंशंस पर तो डिपेंड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट तब तक है जब तक कि मेरा कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने थोड़ा बड़े साइज का कंडक्टर यूज किया रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन बड़े साइज का कंडक्टर लाने से भी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी उस साइज पर डिपेंड नहीं कर रही। रेजिस्टिविटी पहले से ही क्या है कि उसके यूनिट लेंथ लो और उसका यूनिट एरिया, सिर्फ उतने पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है, यही चीज क्या है हमारी रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सिंपल है समझने के लिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। रेजिस्टेंस पूरे साइज पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी साइज पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी में पहले ही हमने बोल दिया कि यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वही चीज क्या है, रेजिस्टिविटी होगी। ओके, अब इसके यूनिट क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। सिंबल तो हम रो यूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, मतलब जो पहले 2 चैप्टर है वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, रो को एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम रो को यूज करेंगे एज रेजिस्टिविटी, मतलब सिंबल्स तो चेंज होते रहेंगे, लिमिटेड से सिंबल है तो रिपीट करने पड़ते हैं हमें। सो नाउ हेयर रो इज रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो यूनिट इसकी रेजिस्टेंस वाली ही होगी, लेकिन यहां पर देखो ये लेंथ है, लेंथ मीटर में होती है और एरिया मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो मीटर से मीटर स्क्वायर पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, 1 मीटर नीचे बचेगा एक्स्ट्रा, और वो मीटर आपको यहां ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ओम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मीटर से, ठीक है। तो यूनिट विल बी ओम मीटर, ठीक है। इसको हम सिंबल में लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे ओम मीटर, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टिविटी की यूनिट। ओके, तो रेजिस्टिविटी के बारे में हमने डेफिनेशन देख ली, उसकी यूनिट भी देख ली, उसका फॉर्मूला भी हमें पता लग गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटीज ही चल रही हैं, अभी तक हमने कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 2 और टर्म्स की, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो हमें समझ में आ गई, इनके साथ साथ कई बार हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये 2 टर्म्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। अब नाम से ही सुनकर क्लियर है, जैसे रेजिस्टेंस है उसका ऑपोजिट होता होगा कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्ट करने का मतलब जो फ्लो करने दे अपने अंदर से कोई चीज, ठीक है। सो कंडक्ट करने दे, तो कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। मतलब किसी भी मटेरियल के लिए अगर कंडक्टेंस बतानी है तो वो होगा कि कितनी आसानी से वो मटेरियल चार्ज को फ्लो करने देता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कितनी मुश्किल वो लाएगा चार्ज के फ्लो करने में, ठीक है, कितना वो उसको अपोज करेगा, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। और कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि ईज, ईज का मतलब आसानी, कितनी आसानी से वो फ्लो करने देगा चार्ज को अपने अंदर से। तो कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है ना, सिंबल वो हम यूज करते हैं कैपिटल G, ठीक है। वैसे इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टिविटी इज ऑल्दो इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी हमें काफी देखने को मिलेगी, कंडक्टेंस इतनी नहीं पूछी जाती लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए। तो कंडक्टेंस का सिंबल हो गया G, और हमें पता है कि वो रेजिस्टेंस का तो रेसिप्रोकल ही होगा 1/R, ठीक है। तो G इज इक्वल टू 1/R, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है 2 ओम्स रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस हो जाएगी 1/2, ठीक है, यानी कि 0.5। अब यूनिट का क्या करें, यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट यहां पर हो जाएगी ओम
इनवर्स, क्योंकि ओम नीचे आ रहा है अब, ठीक है, ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, MHO। ये भी एक तरीका बनाया गया, मतलब इसको ऑपोजिट लिख दो, इस स्पेलिंग को उल्टा पढ़ो, MHO, तो इसको बोलते हैं मोह, ठीक है। तो ये होता है ओम। ओम तो यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टेंस की, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/R, यानी कि 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स भी आप बोल सकते हो, आप इसको मोह भी बोल सकते हो, MHO, या फिर आप इसको जीमेंस भी बोल सकते हैं, SIEM, स्पेलिंग देख लेना, शायद MEN होती है, तो जीमेन इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी हमारे पास ऑप्शंस आ गए, इतने सारे यूनिट्स हैं किसकी, कंडक्टेंस की। अब आपका जो मन करे आप यूज कर सकते हैं, ओम इनवर्स या फिर मो या फिर जीमेंस, ठीक है। जीमेन को हम सिंबल S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये समझ जाना कंडक्टेंस की ही ये सारी यूनिट्स हैं। अब बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो नाम से भी सुनने में कंडक्टिविटी, वो रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको कहा गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल बना के उसको एक नई क्वांटिटी का बस नाम दे दिया है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होती है, कितना एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा फॉर अ गिवन मटेरियल। अगर मैं रेजिस्टिविटी जानना चाहता हूं तो ठीक है, मुझे वो मटेरियल लेना होगा यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का, ठीक है। उतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी होती है। सेम वे में अब हम कंडक्टिविटी के लिए भी कह सकते हैं, फॉर अ गिवन मटेरियल अगर आप यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का उसका पार्ट लें तो उतने पार्ट की जितनी कंडक्टेंस होगी, ठीक है, वही चीज क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो बोलने को हम वैसे भी बोल सकते हैं, बट यहां से डायरेक्टली आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का ये रेसिप्रोकल होता है ऑफ अ मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है, ठीक है, आयरन की बात कर रहा हूं, अगर कॉपर की बात कर रहा हूं, अब कॉपर है तो कितना भी बड़ा टुकड़ा हो उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, ठीक है, कितना भी स्मॉल पीस हो तब भी रेजिस्टिविटी सेम होगी। सिमिलरली तो कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट ही होती है। कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को ही चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कॉपर की जगह पे आयरन यूज करेंगे तो रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज तो ये कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकता है, आप उसकी डायमेंशंस को चेंज करके भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर मटेरियल को चेंज करके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो काफी सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी नहीं करती है, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। तो चेंज करना है तो मटेरियल या फिर टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए सिंबल रहेगा सिग्मा। अब सिग्मा देखकर आपको याद आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लिए ही था। अब सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा और ये क्या हो जाएगा 1/ρ। ऑलराइट, दिस इज 1/ρ। और रेजिस्टिविटी हमें याद है फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाई एरिया A। तो जब अगर मुझे 1/ρ लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/R, ठीक है, मतलब रो को नीचे ले आओ, रेजिस्टेंस को नीचे उधर, सो इट विल बी 1/R इंटू लेंथ L अपॉन एरिया A। ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। सिग्मा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया 1/ρ, ठीक है। 1/ρ वहां से देख लो क्या बनेगा 1/R इंटू लेंथ L अपॉन एरिया A। 1/R को मैं कंडक्टेंस भी लिख सकता हूं, यानी कि कैपिटल G, ठीक है। तो ये सिग्मा क्या हो गया, कंडक्टेंस G मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू एरिया A। तो इसको याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे फिर हम, क्योंकि यहां पर जब हम रेजिस्टेंस लिखते हैं तब आता है L/A के साथ में रेजिस्टिविटी, ठीक है। और यहां पर जब हम कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, अब ये कंडक्टेंस नहीं है, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर ये कंडक्टिविटी को लिख रहे हैं, तो L/A के साथ में आ रहा है कंडक्टेंस, ठीक है। तो कई बार हम वो कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। इस चीज को हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सिग्मा रो का रेसिप्रोकल होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझसे कंडक्टिविटी पूछी भी गई है तो मैं रेजिस्टिविटी निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है। या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेंगे हम साइड में एक बार और फिर हम इसको लिखेंगे। डायरेक्टली लिखने में हम गलती कर सकते हैं। सो दिस इज सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी मींस कंडक्टेंस ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट वॉल्यूम किसी भी मटेरियल के लिए। यूनिट की बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए। कंडक्टेंस हमें पता है क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट इतनी सारी यूनिट्स हैं, कोई भी उठा लो, ठीक है। लेंथ बाय एरिया क्या होगा, लेंथ इज इन मीटर्स, ये मीटर स्क्वायर में है तो नीचे 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है, तो वो भी ऊपर आ जाएगा मीटर इनवर्स बनकर, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो
ओम इनवर्स तो होती ही है, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स नीचे से आ गया, ठीक है। या फिर हमें पता है ओम इनवर्स के हमने इतने सारे नामकरण किए तो इसको हम मोह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि MHO, ठीक है। साथ में क्या लगेगा, मीटर इनवर्स। जब हम ये लिख रहे हैं तो हमें इनवर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ओम लिखेंगे तो हमें इनवर्स -1 लगाना है। या फिर हम इसको जीमेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि जीमेन मीटर इनवर्स, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट्स किसकी बन जाएंगे, कंडक्टिविटी की हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बस बेसिक सी टर्म्स हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को तो हम थ्रू आउट यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी को भी हम काफी यूज करेंगे। कंडक्टेंस का इतना हम यूज कर नहीं पाते, लेकिन कंडक्टेंस भी इस तरह से डिफाइंड है तो हमें पता होना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक से पहले भी एक डेफिनेशन और है, दैट इज करंट डेंसिटी। फिर हम जाएंगे लास्ट टॉपिक पर, करंट डेंसिटी को और डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये सभी बेसिक टर्म्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी। करंट डेंसिटी, अब करंट की भी कोई डेंसिटी होती है क्या? अब हमें पता है नॉर्मल डेंसिटी तो होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर तो क्या आ जाती है, मास वाली वॉल्यूम, मास डेंसिटी आ जाती है बेसिकली। करंट डेंसिटी हम बताते हैं करंट बाय वॉल्यूम नहीं करना, आपको करंट अपॉन एरिया करना होता है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, करंट ही तो होता है, तो इसको आप करंट समझ लो, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड यानी कि अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, थ्रू अ यूनिट एरिया। अगर 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मुझे उसके थ्रू पता है कितना करंट पास कर रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा उस एरिया को, तो मुझे पता लग जाएगा 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यूनिट एरिया से कितना करंट पास करता है, ये जो चीज होती है वो करंट डेंसिटी बन जाती है, ठीक है। सो यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसमें एक ये भी फैक्टर है कि उस एरिया को करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर ये हमारा एरिया है, ठीक है, इस तरह से हम मान रहे हैं कंडक्टर, आगे भी कंडक्टर ही है वैसे तो, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस एरिया को ना करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये एरिया ऐसे है और करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो दिस एरिया इज एक्चुअली नॉर्मल टू करंट। या फिर अगर एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं, अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, ठीक है। सो एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट है, सो दिस इज एक्चुअली एरिया वेक्टर है, और ये तो हमारी करंट की डायरेक्शन है। करंट के ऊपर वेक्टर मत बना देना, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एरिया वेक्टर दिखाया है, और इन्होंने यहां पर क्या कहा है, हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो बात कर रहे हैं कि ये एरिया डायरेक्शन ऑफ फ्लो के नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमसे पूछ लिया जाए, अब यहां पर तो निकालना है तो सिंपल कर देंगे, करंट अपॉन जो भी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर लिख रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड, राइट, ठीक है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम यूज करते हैं सिंबल J, ठीक है। सो J सिंबल हम यहां पर यूज करेंगे, J लेटर, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया। लेकिन मान लो अब करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमसे पूछ लिया करंट डेंसिटी बताओ इस एरिया के अक्रॉस, ठीक है, ये एरिया कुछ ऐसे हेल्ड किया गया है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है इसके, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसका अगर आप इस एरिया के साथ में आप एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो भी कुछ डायरेक्शन में होगा, ऐसे है ना, और ये एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है करंट के साथ में, लेट्स से थीटा एंगल, ठीक है। तो अब इस वेक्टर को तो आप रिजोल्व कर सकते हो ना दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट हो जाएगा इसके अलोंग और एक हो जाएगा इसके नॉर्मल, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर है, इसको मैंने रिजोल्व कर दिया, एक कंपोनेंट हो गया ये क्या होगा कंपोनेंट, अगर ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, सही बात है। और ये जो कंपोनेंट होगा ये बन जाएगा a sin थीटा, ठीक है। सो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, ये उसके डायरेक्शन में। हमें करंट डेंसिटी निकालने के लिए कौन सा एरिया चाहिए होता है, ठीक है, जो एरिया वेक्टर करंट के अलोंग हो, ठीक है। तो ये वाला तो करंट के अलोंग आ नहीं रहा है, ठीक है, इसका तो करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये कंपोनेंट है ना एरिया का a cos थीटा, ये जरूर करंट की ही डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वेक्टर करंट की डायरेक्शन में है। अगर हम देखते हैं तो यहां पर अगर मुझे करंट डेंसिटी पूछी जाती है तो मैं क्या करूंगा, करंट को डिवाइड करूंगा। अब पूरे एरिया से आपको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो जो एरिया वो नॉर्मल है ही नहीं करंट के, ठीक है, सारा करंट इस एरिया से पास कर ही नहीं रहा है।
ठीक है। एक्चुअल में जो ए कॉस थीटा है वही इफेक्टिव एरिया जहां से करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया तो इस जो ए साइन थीटा वाला पार्ट है वो तो इसके अलोंग हो गया, तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो इसको हमें काउंट नहीं करना। करंट को आप डिवाइड कर देंगे सिर्फ ए कॉस थीटा से, ठीक है, ए कॉस थीटा से। तो सिर्फ उतना ही एरिया लेना है जो करंट के एक्चुअल में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो हमें यूज नहीं करना है करंट डेंसिटी निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्शन वाला, क्योंकि वैसे तो हमें याद ही रहता है करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया, लेकिन डायरेक्शन वाला भूल जाते हैं कई बार कि हम किसी भी एरिया को गिवन हो उसको डिवाइड कर दिया करंट से, तब करंट डेंसिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो एरिया का ध्यान रखना है। यूनिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, यूनिट क्या होनी चाहिए ये तो हम देख ही सकते हैं। करंट होता है एम्पियर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ की। हमने तो ओम्स लॉ पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था इस, और ये स्केलर फॉर्म में था। अब इसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होती है क्या, तो वेक्टर फॉर्म भी इसकी बनाई गई है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सी एक डेरिवेशन है। देखो V इज इक्वल टू करंट I को मुझे रेजिस्टेंस R से मल्टीप्लाई करना है। अब R को मैं लिख सकता हूँ ना रो इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाई एरिया A, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, चलो ठीक है। अब करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ J, ठीक है। तो ये बन गया J, ये हो गया रो एज इट इज इंटू लेंथ L, ठीक है। और सामने क्या है V, V हमारी क्या है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, ओके, इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है ना, लेकिन अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर पॉसिबल है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट अभी के लिए मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लेंथ कितनी है, कंडक्टर की लेंथ है L, तो कोई रिलेशन होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच में, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन L। वैसे तो dV बाई dr वो लिखते हैं हम, ठीक है, साइन नेगेटिव में यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। सो E इज इक्वल टू V अपॉन L ऐसा मैं लिख सकता हूँ, या फिर जो V है ना पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं लेंथ L के साथ, ठीक है। सो ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ यूज करूंगा। वोल्टेज को मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L, और सामने क्या है J रो इंटू लेंथ L, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू J रो। ये जो फॉर्म है इसी को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। वेक्टर फॉर्म इसलिए है, जो ये करंट डेंसिटी हमने यहाँ पर डिफाइन किया J सिंबल से, ये एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इससे पहले जो भी क्वांटिटीज हमने डिस्कस की, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब तो स्केलर क्वांटिटी है। करंट वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा करंट, जिस भी डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है, मतलब वेक्टर के साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो किस डायरेक्शन में होती है, वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ही ये हमेशा होती है। ऑलराइट, और यहां से हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये तो ठीक है मैग्नीट्यूड्स में है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी अभी अभी हमने पढ़ा एक वेक्टर क्वांटिटी है, रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मत छेड़ो, ठीक है। वेक्टर E इज इक्वल टू J रो, ठीक है। सो इससे हमें ये पता लगता है कि जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है। सो वेक्टर E जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में हमारी करंट डेंसिटी भी होगी। वेक्टर E एंड वेक्टर J बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे।
और ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन जाती है ओम्स लॉ की, जिसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिर और भी जगह पर, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म भी अब हमें पता होनी चाहिए नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ। V इज इक्वल टू आई आर तो अब तक हम पढ़ते आए ही हैं, E इज इक्वल टू जे रो, इसको भी आप बिल्कुल याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात की बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, ये सभी बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया, और वेक्टर फॉर्म हमने लास्ट में डिस्कस की ओम्स लॉ की, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल ये जो करंट है वो कैसे बनता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।